अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे ईकेट का। और जिस तरीके से कल वाला लेक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर में जो बात की थी, हमने यानी वहाँ पे पावर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? तो हम कहते हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी बॉडी में काम करने की कितनी सलाहियत मौजूद है, हम उसको एनर्जी कहते हैं। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम मेनली दो मेजर टाइप एनर्जी के डिस्कस करते हैं और इनको हम कहते हैं कि ये मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी दोनों मैकेनिकल एनर्जी के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो हम कहते हैं द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब बॉडी मोशन में होती है तो बॉडी के पास जो एनर्जी होती है, हम उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अगर हम उसका फार्मूला डिस्कस करें तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। यानी काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to mass and kinetic energy is directly proportional to square of the velocity। अगर हम किसी बॉडी की वेलोसिटी को डबल करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी लिखने का फार्मूला भी है। अब एक बात आप और समझें कि काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो हम कहते हैं कि जब हम कोई बॉल, कोई स्टोन गिलास विंडो पे थ्रो करते हैं तो वो विंडो को ब्रेक कर देता है। तो उस स्टोन ने गिलास विंडो को ब्रेक क्यों किया? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। इसी तरीके से जब हम कोई बुलेट फायर करते हैं तो वो बुलेट बैग ऑफ सैंड को पेनिट्रेट कर देती है। वो इसलिए करती है क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरीके से जब हम किसी नेल के ऊपर हैमर स्ट्राइक करते हैं तो वो नेल दीवार के अंदर चला जाता है। वो भी इसलिए जाता है क्योंकि हैमर के पास काइनेटिक एनर्जी थी। इसी तरीके से जब हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट चलती जाती है। वो इसलिए जाती है क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये जो सारे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल सारे के सारे जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं। और काइनेटिक एनर्जी का ये फेमस फार्मूला भी है। अब हम आगे चलते हैं और आपसे ये डिस्कस करेंगे कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है जिसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, यानी अगर आप वर्क डन को ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखें, अगर किसी बॉडी पे अगर कोई बॉडी नेगेटिव वर्क करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव वर्क करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से हम इस प्रिंसिपल को वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से हम इसको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कंसीडर कर सकते हैं। अब हम इस पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे, सिंपल से एमसीक्यूज होंगे। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड then its kinetic energy
ऑप्शन ए becomes double, option B remains same, option C becomes 1/4, option D becomes 4 times। तो जैसे आप जानते हैं, जैसे आपको मैंने बताया है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी होती है। अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है, अ बॉडी having mass 10 kilogram is moving with a speed of 5 meter per second. Find its kinetic energy। तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? ऑप्शंस हैं 125 जूल, 250 जूल, 500 जूल, 400 जूल। तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। 1/2 मास की जगह हम क्या लिखेंगे? 10। वेलोसिटी की जगह हम 5 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 5 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 तो 125 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखें, अ बॉडी हैविंग मास 10 किलोग्राम या a body having mass 5 kilogram is moving with the momentum of 10 kilogram meter per second. Find its kinetic energy। ये हमने न्यूमेरिकल चैप्टर 3 में भी किया था, अगर आपको याद हो। बहरहाल इसके मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ, 20 जूल, 40 जूल, 10 जूल, 80 जूल। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2m। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे मोमेंटम का, 2 डिवाइडेड बाय 5, ये 100 हो जाएगा। 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10। तो ये इस तरीके से इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इस तरीके से एक क्वेश्चन हम और करते हैं, अ ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड। A block is resting on ground and a force of 100 Newton is applied, which produces a displacement of 5 meter in the direction of force. Find the kinetic energy। ठीक है, ऑप्शन ए 500 जूल, 200 जूल, 2000, 1000, 500। तो मैंने आपको भी बताया है कि वर्क डन को हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। तो शुरुआत में जब ये स्टेशनरी होगा तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और अब जो इसके पास जितना भी इसने वर्क किया वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्क डन का फार्मूला आप जानते हैं FD होता है, और फोर्स आपने अप्लाई किया था 100 और डिस्प्लेसमेंट था 5। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाएगी
500 जूल। तो इसका ऑप्शन डी होगा। इस तरीके से ये इसका ऑप्शन है। अब हम आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। द काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज ऑप्शन ए 1/2m v क्रॉस v, ऑप्शन बी 1/2m v डॉट v, ऑप्शन सी 1/2m v प्लस v, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखें, काइनेटिक एनर्जी को लिखने का सही तरीका ये है। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है स्केलर है। अगर हम v क्रॉस v लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और अगर हम v डॉट v लिखेंगे तो v स्क्वायर हो जाएगा, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था। इसलिए काइनेटिक एनर्जी को सही तरीके से लिखने का फार्मूला ये होता है। तो इस तरीके से हम ये बातें डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो हम कहेंगे द वर्क डन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position. The energy possessed by body by virtue of its position is known as potential energy. या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम किसी भी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं तो वो वर्क हमारा बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम ऐसे भी कह सकते हैं द वर्क डन अगेंस्ट एनी फोर्स। फोर्स मीन्स कंजर्वेटिव, जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, इस तरीके से। द वर्क डन अगेंस्ट एनी फोर्स मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन बॉडी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब हम किसी भी फोर्स के यानी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे तो वो हमारा जो वर्क होगा वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक जो पोटेंशियल एनर्जी का टाइप है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? तो हम कहते हैं द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन बाय बॉडी अगेंस्ट द gravitational force is stored in body in form of potential energy। और gravitational potential energy का फार्मूला होता है mgh। अब एक बात आप याद रखेंगे कि जब ग्रेविटी के अगेंस्ट काम होगा, यानी जब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जब आपका नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, पर जब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आपका पॉजिटिव होगा तो फिर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी। जैसे आप यहाँ देखें, ये ग्राउंड है और ये 2 पॉइंट्स हम अज्यूम कर रहे हैं, 3 पॉइंट्स। अगर हमारी बॉडी ए से बी जाएगी तो हम कहेंगे ग्रेविटी के अगेंस्ट काम होगा और बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, यानी ए पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, बी पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी।
पर जब बॉडी B से A आएगी तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पॉजिटिव वर्क करेगा, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, यानी B पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, A पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इस तरीके से दूसरा हमारे पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हम चैप्टर 8 में पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं द वर्क डन बाय बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स the work done by body against the gravitational force is stored in body, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। तो हम कहते हैं वर्क डन बाय बॉडी अगेंस्ट इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। जब हम इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं तो वो हमारा जो काम होता है वो उस बॉडी में स्टोर हो जाता है और उसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरा टाइप होता है जो हम इंटर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हम कहते हैं द वर्क डन अगेंस्ट the work done by a charge against the electric field, the work done by test charge against the electric field is called electric potential energy। तो ये 3 टाइप्स हैं और इस चैप्टर में सिंपली हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिएगा, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये हम मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी हम ग्राउंड को कंसीडर करते हैं कि ग्राउंड पे जो बॉडी होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, यानी हम इसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। वी टेक ग्राउंड एज अ रेफरेंस पॉइंट मतलब हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 0 है और यहाँ से फिर हम किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं, तो उसका फार्मूला mgh होता है। पर हकीकत में ये होता है कि जो बॉडी ग्राउंड पे होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती है, ये तो हमने अज्यूम किया हुआ है। तो इसीलिए अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम डिस्कस करेंगे, पहले आप ये नोट कर लें। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सपोज करें ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है और हम इस पॉइंट पे, सपोज करें इस पॉइंट P पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P से एक बॉडी ले जाएंगे और हम इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाएंगे। इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो। ठीक है, समझें ये वो पॉइंट है जहाँ पे रेडियस हमारा जहाँ पे डिस्टेंस हमारा इन्फिनिटी है। तो हम कहते हैं द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम डेट पॉइंट टू वेरी फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी हमने यहाँ से ये बॉडी उठाई और हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हमने इसको छोड़ दिया है। तो जहाँ वहाँ तक जितना भी हमें वर्क करना पड़ेगा उसको हम कहेंगे ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। दोबारा डेफिनेशन देख लें, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम डेट पॉइंट मीन्स पॉइंट P to very far means infinite from the center of earth। और याद रखिएगा, जब हम सेंटर ऑफ अर्थ से बहुत दूर होंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर होंगे, तो वहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखें अगर आप किसी भी पॉइंट पे
एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला है -G_MEM/R। m जो है बॉडी का मास है और r जो है वो अर्थ के सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक फासला है जिस पॉइंट पे आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं। अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ पे फाइंड करना चाहते हैं, याद रखिएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ऑफ अर्थ पे मैक्सिमम होती है, तो आप यहाँ r की जगह r ही रख देंगे। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन होता है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ होगी? तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर जीरो होगी जो पॉइंट अर्थ के सेंटर से बहुत ज्यादा दूरी पे है, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पे है। तो मैंने लिखा है द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट अ पॉइंट विच इज इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये आप जान सकते हैं। और एक बात और नोट करें, जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी की सरफेस ऑफ अर्थ पे वो नेगेटिव है। वो नेगेटिव इसलिए है द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज नेगेटिव बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव। जैसे आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होने की वजह से हम कहते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ पे जो बॉडी पड़ी होती है उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। अब हम इस पे अब हम क्या करते हैं कि एक एमसीक्यूज कर लेते हैं। So find the potential energy of a body having mass 8 kilogram and placed at a point 6 meter above the surface of earth. Take value of G 10 meter per second. Option A 80 joule, 480 joule, 90 joule, 600 joule। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला mgh है। मास दिया गया 8, G का वैल्यू दिया गया 10 और हाइट दी गई 6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा, इसका रिजल्ट बी होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लें। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मैक्सिमम, ऑप्शन सी पॉजिटिव, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको बताया है कि सरफेस ऑफ अर्थ पे अर्थ की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। इस तरीके से एक और क्वेश्चन देखें। A 1000 Newton elevator. A 1000 Newton elevator is ascending from a point. 1000 Newton elevator is moving from a point 10 meter above the earth surface to 8 meter above the earth surface. Find the change in potential energy। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करेंगे, देखें
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, हम mg डेल्टा एच मीन्स चेंज इन हाइट। तो mg हमें दिया गया है 1000 और डेल्टा एच मीन्स 100 यानी 10 -8। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा। तो अब हम इसके ऑप्शन भी बना सकते हैं 4000, 8000, 2000, 1000। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा 2000। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? तो हम कहते हैं कि भाई एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but can be converted from one form to another form। यानी ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एनर्जी को फ्री में ना क्रिएट कर सकते हैं, फ्री में ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखिए, हम लोग एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं कैसे? अगर हमारे पास मास है तो अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंट E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अगर हमारे पास मास है तो हम उसमें से एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। इस रिलेशन को कह सकते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंट, यानी हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अच्छा, अब दूसरा भी आप समझ सकते हैं कि एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जैसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब चलता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी के बाद कुछ लॉसेस भी होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी प्लस सम लॉसेस। इस तरीके से जब हम अपने हाथों को रब करते हैं, व्हेन वी आर रबिंग आवर हैंड्स, तो जब हम हाथों को रब करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है और वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो रबिंग ऑफ हैंड्स, तो रबिंग ऑफ हैंड्स में क्या होता है, हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी, और ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी के साथ कुछ लॉसेस भी होते हैं। इस तरीके से हमारे पास बैटरी होती है, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, और ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और प्लस सम लॉसेस। इस तरीके के साथ हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होती है, और ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस सम लॉसेस। इस तरीके से हमारे पास सोलर सेल होता है। सोलर सेल में क्या होता है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसके साथ कुछ लॉसेस भी होते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एक एग्जांपल और भी याद रखें, थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या करता है, हीट एनर्जी को यानी थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ कुछ लॉसेस भी होते हैं। इस तरीके से जब फ्री फॉलिंग बॉडी
जब हम फ्री फॉलिंग बॉडी की बात करते हैं, जब कोई बॉडी ऊपर से आती है तो क्या होता है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या इसको फिर हम यहाँ लिखते हैं, ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि फ्री फॉलिंग बॉडी में क्या होता है, यानी आप सपोज करें ये टावर है, इस टावर से मैंने कोई बॉडी छोड़ी है, रिलीज की है, तो जैसे ही बॉडी नीचे आएगी, डाउनवर्ड आएगी, तो क्या होगा, डाउनवर्ड आएगी तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा तो हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, और प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस। जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है उतना काइनेटिक एनर्जी में गेन नहीं होता है, क्योंकि कुछ वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन भी होता है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो बराबर होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस एफ एच। माइनस एफ एच का मतलब है वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन है इसको वर्क एनर्जी इक्वेशन कहते हैं, और ये मैदान यूनिवर्सिटी में 2-3 मरतबा क्वेश्चन आ चुका है कि इस इक्वेशन का नाम क्या है। तो इस इक्वेशन का नाम है वर्क एनर्जी इक्वेशन। तो याद रखिएगा, जब फ्री फॉलिंग बॉडी नीचे आएगी तो नीचे आने से पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, पर जब यही बॉडी ऊपर जाएगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा और पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। तो आप देख रहे हैं एनर्जी ना ज़ाया हो रही है, ठीक है, ना हमारी एनर्जी क्रिएट हो रही है, बल्कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरीके से अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर का लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फिर हम एमसीक्यूज करेंगे। तो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या सोर्सेज ऑफ एनर्जी को समझ लेते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है जिस सोर्स से, वो है सोलर एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी को हम, और इसका सोर्स क्या है, इट्स मेन सोर्स इज सन। सन पे जो एनर्जी आती है वहाँ का सोर्स क्या होता है, तो सन पे बेसिकली रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही होती है। तो सन पे जो एनर्जी होती है वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, यानी वहाँ पे जो हमारे पास है ड्यूट्रियम मिलके हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस वजह से हमें एनर्जी मिलती है। तो याद रखिएगा, सोलर एनर्जी का मेन सोर्स सन है, और सन पे वो एनर्जी कहाँ से होती है, सन पे कौन से रिएक्शन होते हैं। सो एट द सन न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस, यानी वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही होती है और उस तरीके से हमें एनर्जी मिलती है। दूसरा जो एनर्जी का मेन सोर्स है जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसको कहते हैं टाइडल एनर्जी। सो टाइडल एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, तो हम कहते हैं हमारी जो अर्थ है उस पे मून ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। सो मून एक्सर्ट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, that's why in sea there are formation of tides. So tidal energy का main source है gravitational force exerted by moon on the earth. So its main source is the gravitational force exerted by moon on earth. इस तरीके से हमारे पास एक और एनर्जी होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में हमारे पास 2 रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन मतलब न्यूक्लियर जो हमारा जो फिशन होता है
न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियाई दो छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, एक बड़ा न्यूक्लियाई दो छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है और उसके साथ हमें एनर्जी मिलती है। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। और दूसरा रिएक्शन जो मैंने आपको अभी बताया, जो सरफेस ऑफ सन पे होता है या किसी भी स्टार पे हो सकता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होते हैं, दो छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं और कुछ एनर्जी भी हमें मिलती है। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन से जो एनर्जी मिलती है इसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इस तरीके से हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। इसमें क्या होता है कि हम डैम बनाते हैं, डैम में हम जो है पानी स्टोर करते हैं, फिर जब डैम वाला पानी आता है तो वो वहाँ पे हमारे टरबाइंस होते हैं, वाटर टरबाइंस उनको मूव करवाता है और वाटर टरबाइन के साथ हमारे जनरेटर लगे होते हैं। तो बहरहाल इसमें क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी, जो पानी जो स्टोर होता है उसके पास पोटेंशियल होती है, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे ही गेट ओपन होता है डैम का तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बाद हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में क्या होते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई हमारे कुछ एनिमल्स थे, वो हमारे जो एनिमल्स थे वो हमारे अर्थ में आ चुके हैं, यानी बहुत साल अगर हम पीछे जाएंगे तो हमारी अर्थ पे बहुत बड़े एनिमल्स थे, वो हमारी अर्थ के नीचे दब गए हैं और वहाँ से हमें एक एनर्जी मिलती है जिसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आ जाता है, तो फॉसिल फ्यूल में गैस आ जाता है, क्रूड ऑयल आ जाता है, क्रूड ऑयल, गैस और इस तरीके से कोल टार आ जाता है। ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ये तीनों जो टाइप्स हैं ये फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। और फॉसिल फ्यूल का जो मेन जो काज है तो हम कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ एनिमल्स इन द अर्थ। जो अर्थ के अंदर एनिमल्स आ चुके हैं हमारे, जो बिलियंस ईयर्स जो हैं अपना, ठीक है, पहले जो एनिमल्स अर्थ के मतलब नीचे दब गए हैं, वहाँ से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल एनर्जी। और फॉसिल फ्यूल एनर्जी में गैस आ जाता है, क्रूड ऑयल आ जाता है, कोल टार आता है। अब हम लास्ट में एक टाइप और डिस्कस करेंगे और हम इस टाइप को कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। इसको थोड़ा सा समझ लें। जियोथर्मल एनर्जी, तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है, तो हम कहते हैं अर्थ के कोर के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं, उसकी वजह से हमें एक एनर्जी मिलती है, उसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी, या हम कभी कभी इसको अर्थ की ज़ाती एनर्जी भी कहते हैं। और इसका जो मेन रीज़न है, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ radioactive material inside the core of earth। सो इस तरीके से ये जो चैप्टर नंबर 8 है ये वाइंड अप हुआ। अब हम चैप्टर नंबर 7 जो है ये वाइंड अप हुआ। अब हम इस पे कुछ MCQs करेंगे, पर पहले आप इनको नोट कर दें। अच्छा, आप डियर स्टूडेंट कुछ जो हैं वो MCQs देख लें। व्हेन फ्री फॉलिंग बॉडी इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जब फ्री फॉलिंग बॉडी नीचे आती है तो क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था जब नीचे आता है तो लॉस इन पोटेंशियल होता है और गेन इन काइनेटिक, इसका ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद इन बैटरी में क्या होता है, तो मैंने बताया था केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद 5 किलोग्राम बॉडी इज रिलीज फ्रॉम 8 मीटर हाइट, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर when body strike just before the ground। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखें
तो आपको पता है कि जब बॉडी ग्राउंड को हिट करने वाली होगी तो उसकी सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, और लिखा गया है कि अज्यूम एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो अब हम सबसे पहले लॉस इन पोटेंशियल कैसे फाइंड होगी, तो mgh से, और ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मास दिया गया है 5, g का वैल्यू 10 है और ये 8 है, तो ये हो जाएगा तकरीबन, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 को 8 से, तो ये 400 होगा और इसका राइट ऑप्शन ए होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट 5 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो जब बॉडी हम नीचे से ऊपर थ्रो करेंगे, जब हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगी तो इसकी सारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल। लॉस इन काइनेटिक क्या होगा, 1/2 m। तो मास है इस बॉडी का 10 और वेलोसिटी है 5, तो ये 5 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो ये हो जाएगा 125। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ए होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, द मून एक्सर्ट्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑन अर्थ ड्यू टू दिस डैश एनर्जी इज फॉर्म्ड। तो आपको पता है ये टाइडल एनर्जी है। उसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल फ्यूल। तो मैंने बताया था गैस भी फॉसिल फ्यूल है, कोल टार भी है, क्रूड ऑयल भी है, तो ऑल ऑफ दीज होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वर्क एनर्जी इक्वेशन। तो मैंने बताया था वर्क एनर्जी इक्वेशन क्या है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस FH। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन सही है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का, द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन सन। तो सन पे जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। तो इस तरीके से ये चैप्टर नंबर 7 हमने कंप्लीट किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।